हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट की जो प्रीवियस ईयर की पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज देखेंगे जो 8 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था सोशल साइंस का सेकंड पेपर, उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 31। 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामियों और योद्धा सरदारों में धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया था। पहला है, एक सेकंड जरा पेन ले लेती हूं मैं। पहला है महासामंत, दूसरा है राजा राजदेव, तीसरा है दक्षिणापथ, चौथा है अश्वघोष। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, महासामंत। आइए आगे देखते हैं। 32। राजा अशोक पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। बी, अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी भाषा में थे। सी, अशोक, ये जो ता लिखा है वो गलत लिख गया है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीति को छोड़ दिया। अभिजीति का मतलब होता है वो जीत चुके थे और जीतने के बाद जिस राज्य को उन्होंने जीता उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो ये यहाँ पर इस कथन में जो बात चल रही है वो कलिंग की चल रही है। कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त करी, लेकिन इतना ज्यादा नरसंहार हुआ और इतना ज्यादा धन और जन का हानि हुई थी, तो उसकी वजह से अशोक का हृदय पिघल गया और उन्होंने क्या किया, जो राज्य उन्होंने जीता था उन्होंने उस राजा को वापस कर दिया, कलिंग के राजा को। और उसके बाद उन्होंने अहिंसा का धर्म अपनाया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 32 का वो है तीसरा, ए और बी गलत है और सी सही है। ठीक है, देखो ये पाली भाषा नहीं थी, तो कौन सी थी? प्रकृत भाषा थी। ठीक है, प्रकृत ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है ना, तो ये पाली भाषा नहीं थी। और ये जो अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे, तो जो अशोक क्या थे? एक शासक नहीं थे, वो एक सम्राट थे। ठीक है, यहाँ पे इस कथन का मतलब है कि वो एक छोटे से राजा थे, मगध शासक थे। केवल मगध शासक के बारे में बात हो रही है, तो वो मगध शासक नहीं थे, वो भारत के सम्राट थे। ठीक है, और अशोक से ज्यादा शासन किसी का भी नहीं रहा है भारत में, क्योंकि जितना बड़ा भूभाग अशोक के शासनकाल में था, इतना बड़ा भूभाग अभी तक किसी भी राजा के शासनकाल में नहीं रहा है। आप ये समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 6th क्लास एनसीईआरटी से आया है। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से भी आगे के इलाके वो भारत के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अफगानिस्तान से भी आगे के इलाके भारत के अंतर्गत आते थे, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा भारत। ठीक है, और भारत में भी दक्षिण भारत तक। ठीक है, इतना शासन जो है वो इतना बड़ा जो भूभाग है वो किसी भी राजा के पास नहीं था, जितना बड़ा भूभाग अशोक के पास था। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से अशोक जी को महान बोला जाता है। अशोक महान राजा थे भारत के। 33। प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान के समय में हुआ था। देखिए, ये 7th क्लास एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। और ये दक्षिण भारत में जो सैनिक अभियान चलाया गया था, ये चला गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासन से पहले भारत में क्या था, जो सेना थी ना, वो जैसे आजकल हम सेना, प्रॉपर सेना रहती है, उसकी एक यूनिफॉर्म होती है सेना की, उसका एक प्रॉपर हम उसको सैलरी देते हैं, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है आज जो भारत में चल रहा है सेना का।
जो भी हिसाब किताब चल रहा है वो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। आप दूर से ही देख के पहचान सकते हैं कि ये सैनिक है। तो ये सबसे पहले जो शुरू किया था भारत में वो किसने किया था? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जो सैनिक थे उनके लिए क्या, एक यूनिफॉर्म की व्यवस्था करी और उनको जो वेतन दिया जाता था वो नगद देने लगे। पहले क्या करते थे, कुछ भूभाग दे देते थे या कुछ रियासत टाइप का दे देते थे कि भाई तुम यहाँ से राजस्व वसूल लेना और अपनी सेना का काम चला लेना। उस तरह से सेना का काम चलता था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने क्या किया, प्रॉपर जो सेना है उसको विकसित किया और उसको अलग से यूनिफॉर्म दी और अलग से उसको वेतन दिया जाने लगा और बिल्कुल टाइम से टाइम इन्होंने सब सारी चीजें सेना की करी और इन्होंने शहर भी बसाए सैनिकों के लिए। गेसियन शहर के नाम से शायद जानते हैं उनको। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन सा स्थित है? गुजरात में कौन सा स्थित है? पहला है धोलावीरा और मेहरगढ़, दूसरा है कोलदीवा और लाखीगढ़ी, तीसरा है लोथल और कोलदीवा, चौथा है धोलावीरा और लोथल। तो 34 का सही आंसर है 4, धोलावीरा और लोथल। देखिए ये कुछ स्थल हैं और हड़प्पा काल से क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो स्थान है वो कौन से राज्य में है। तो कुछ राज्य हैं, आप उनको याद कर लीजिए। ये 8th क्लास में भी दिया हुआ है इस तरह का चैप्टर और 6th क्लास में भी दिया गया है हिस्ट्री का। देखिए आप ये चीज श्योर कर लीजिए कि जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट में वो पूरे की पूरे एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछे जा रहे हैं। आप थोड़ा सा खर्चा करके एनसीईआरटी की बुक ला के रख लीजिए और उसको पढ़िए। आप जिस भी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, आप खरीद लीजिए। थोड़े से पैसे आपके खर्च होंगे लेकिन ये श्योर हो जाएगा कि आपका सीटेट में इस बार सिलेक्शन हो जाए, मतलब क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है ना, आपका क्या होगा, सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आप क्या करें, 6 to 8 की हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की दोनों की एनसीईआरटी खरीद लें और उनको अच्छे से पूरी डिटेल में पढ़ लें। अभी भी आपके पास लगभग 1.5 महीना है तो समझ ही लीजिए है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं 6 to 8 एनसीईआरटी अपने चैनल पे पढ़ा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे आकर एक बार विजिट करके देख सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आए मेरा पढ़ाया हुआ या मेरी प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़ी हुई है वो आपको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार आप मेरे कहने से विजिट करके देखिए। 6 to 8 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के नाम से है प्लेलिस्ट और आप देख सकते हैं। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन हैं वो मोस्टली वही पूछे जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं और मैंने एनसीईआरटी को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, देखते हैं 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? ए, मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया। देखो ये चीज गलत है बिल्कुल। पुरोहित जो होते हैं वो हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं। ठीक है, पुरोहित हिंदू धर्म के होते हैं। नेक्स्ट, किसानों के लिए इन नियमों का पालन आसान था? नहीं, ये जो नियम हैं जैन धर्म के वो बहुत ही कड़े नियम होते हैं और इनका पालन करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तीसरा है महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व बल्लवी नाम स्थान पर लिखी गई। नामक होगा ये, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लिखी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये मुझे 35 का यही लग रहा है, तीसरा। नेक्स्ट भी पढ़ के देख लेते हैं। पुरुषों और औरतों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था? नहीं, सबके ये जो नियम जैन धर्म के जो नियम है उन नियमों का पालन करना सभी के लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं जैन धर्म में। नेक्स्ट देखते हैं 36, आप कक्षा में खोड़ और अपतानी, देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखा रही थी, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज्यादा जिसने डीप में पढ़ी है, जिसने लाइन टू लाइन पढ़ी है एनसीईआरटी, वो ही सॉल्व कर पाएगा। अब जो पेपर आ तो रहा है 6 to 8 एनसीईआरटी में से, लेकिन वो बहुत डीप पूछ रहे हैं।
जिसने रट्टा लगाया है, कुछ क्वेश्चन याद कर लिए, उनका तो मुश्किल है होना। ठीक है, अब बहुत टफ पेपर आता है पहले के अकॉर्डिंग। मैंने पहले वाले पेपर भी देखे हैं, अब वाले भी देखे हैं। हाँ, तो हम यहाँ थे, नगरों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। तो ये जो जनजातियां हैं ये कहाँ से हैं, ठीक है, किस प्रदेश से हैं, वहां की बात चल रही है। पता नहीं बार बार क्या होए जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये जो खोड़ जनजाति है और अफतानी जनजाति है, ये कहाँ की है, ठीक है। जनजाति को पूरे डिटेल से शायद 8th क्लास एनसीईआरटी में, हिस्ट्री की एनसीईआरटी में बताया गया है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको आंसर अब तक पता चल ही गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है, मैं आंसर पे ही आ जाती हूँ पहले। इसका सही आंसर है तीसरा। देखो, ये जो खोड़ जनजाति है ये है उड़ीसा की, और अफतानी जो जनजाति है वो है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, और ये जो नागा के बारे में हुई है, नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। जो नागा जनजाति है ये भी अरुणाचल प्रदेश से है। वैसे नागालैंड में भी ये जनजाति पाई जाती है, और अरुणाचल और नागा में सम्मिलित रूप से ये पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 37। 18वीं शताब्दी में 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए कि ये जो कथन है ये कौन सा सही है। ए, भारतीय रेशम की यूरोप बाजार में भारी मांग थी। ये बिल्कुल सही है, बहुत मांग थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो यूरोप के लोग हैं ना, जो ब्रिटिश की महारानी थी, ठीक है, इंग्लैंड की जो महारानी थी, वो भी जो भारत से रेशम जा रहा था, जो भारत के से जो कच्चा माल जाता था कपड़ों के लिए, उसके बने हुए कपड़े पहनती थी। इतनी ज्यादा मांग थी यूरोप में हमारे भारत के कच्चे माल की, कपड़ों का जो कच्चा माल होता है उसकी इतनी ज्यादा मांग थी। दूसरा है बी, भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। और सी है, भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। तो देखिए जो सी है ना ये गलत है। ये जो जो अच्छा कमा रहे थे वो इंग्लैंड के ही लोग कमा रहे थे, ठीक है, भारतीय नहीं कमा पाते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से कच्चा माल लेते थे। जो इंग्लैंड के व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी ना, तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से बहुत गिरे हुए दाम, यानी कि बहुत कम दामों में हमारे किसानों से कच्चा माल ले लेते थे और वहां पर बहुत ऊंचे रेट में बेच देते थे, है ना, इंग्लैंड में जाके। तो जो माला माल हो रहे थे वो कौन हो रहा था, वो इंग्लैंड के लोग ही हो रहे थे, इंग्लैंड के व्यापारी हो रहे थे, जबकि भारत की दिशा दिन पे दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। 38, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथन ए और आर को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये चीज सही है कि कंपनी क्या चाह रही थी कि भारत जो है वो ज्यादा से ज्यादा कृषि के जो कच्चा माल है, जैसे नील है, चाय है, कपास है, अफीम है, ये सारी चीज वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा उपजा के और इंग्लैंड को निर्यात कर दे। ठीक है, वो ये चाहती थी। और वो क्यों चाहती थी, उसका कारण क्या था, अर्थव्यवस्था संकट में थी। कहाँ की, हमारे यहाँ की के बारे में बात नहीं चल रही है, ये चल रही है इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड की क्या थी, अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपने राजस्व, ये राजस्व है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, राजस्व आय को लेकर आशावत नहीं थी। यानी कि वो उसको क्या है, वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी जो राजस्व था उसके लिए। राजस्व होता है टैक्स, ठीक है।
तो क्या था, जो हमारे यहाँ से टैक्स ज्यादा था, वो जो उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे यहाँ से टैक्स ज्यादा था, ठीक है। उनकी अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए वो क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, हमारे किसानों पे अत्याचार कर रहे थे, और हमारे किसानों पे अत्याचार करके वो क्या, राजस्व है यानी कि जो टैक्स है वो वसूलते थे और अपने वहां ले जाते थे। तो बाद में वो क्या थे, वो श्योर नहीं थे कि हमें इतना टैक्स मिल पाएगा। तो इसका जो सही आंसर है 38 का, वो है पहला। नेक्स्ट देखते हैं 39। निम्नलिखित व्यक्तियों में किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई। विधवा विवाह, देखो एक तो बाल विवाह से क्वेश्चन आता है, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। एक तो विधवा विवाह से आता है और एक बाल विवाह से आता है, और एक 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 क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ, कि जो कौन सी महिलाएं हैं और उन्होंने किस समाज के लिए कड़े कदम उठाए, किस समाज में अपना ज्यादा योगदान दिया, उस तरह से पूछे जाते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आप इसको सीटेट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 8th क्लास की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 7th क्लास की ज्योग्राफी, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि एसएसटी का जितना भी पार्ट पूछा जाता है 50% आपको इन दोनों बुकों में से मिल जाएगा पेपर, ठीक है। तो आप इन दोनों को तो रट लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेश लिंगम पनंतलू। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य शोधक समाज सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी 8th क्लास एनसीईआरटी से लिया गया। देखिए लगातार 8th क्लास एनसीईआरटी से इन्होंने क्वेश्चन रख लिए, ठीक है, लगातार ही। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फूले जी ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है। पहला, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंगाल में हुई। दूसरा है, हेनरी डेरोजियो ब्रह्म समाज के एक मुख्य अग्रणी थे। तीसरा है, सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। और चौथा है, पेरियार ने वैदिक शास्त्रों से उद्धरण करते हुए जाति विभाजन के विरुद्ध दलील दी या पक्ष रखा। देखो जो पेरियार थे वो केरल, शायद वो केरल के थे, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 8th क्लास एनसीईआरटी से आया है। और वो बहुत कट्टर आलोचक थे महाभारत के, गीता के, रामायण के, और जितने भी हिंदुओं के वेद शास्त्र हैं उनके वो क्या थे? कट्टर आलोचक थे। वो समझते थे कि ये जो जाति विभाजन है, ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है, जातियों को अलग अलग बांटा गया है, ये इन्हीं ग्रंथों के हिसाब से बांटा गया है, इनकी वजह से बांटा गया है, उनको ऐसा लगता था, ठीक है, ये उनकी विचारधारा थी। इसलिए वो क्या थे? रामायण और महाभारत या जितने भी प्रकार के हिंदुओं के शास्त्र हैं उनके वो कट्टर आलोचक थे। तो जो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है। ये जो सिंह सभाएं थी ये किस की थी? सिख धर्म की थी। और ये क्या? जाति भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास था, कि क्योंकि जो भारत में अन्य जातियां थी, जैसे क्रिश्चियन थे या फिर मुस्लिम थे, वो लोग क्या कर रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। और धर्म परिवर्तन वो कैसे करा रहे थे? जिन जातियों को ऐसा लग रहा था कि हिंदू धर्म में उनका शोषण हो रहा है, तो वो क्या
वो ऐसे लोगों को देख लेते थे और उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। तो इसलिए ये सिंह सभाओं की स्थापना ये सिख धर्म ने करी, ताकि ये इस भेदभाव को खत्म किया जा सके और ये जो धर्म परिवर्तन चल रहा था उसको रोका जा सके। 42 ब्रिटिश शासन में, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सिख धर्म है, ये सिख धर्म ये हिंदू धर्म से ही बना है। और ये सिख धर्म अलग क्यों बनाया गया है, इसका मेन उद्देश्य था, जिस टाइम पे ये जो अंग्रेज थे और ये मुस्लिम वो मुगलों का शासक था, सॉरी, जिस टाइम पे क्या था, मुगलों का शासन था, तो ये क्या थे, भारत की रक्षा करने के लिए इन्होंने अपने आप को एक अलग सैनिक रूप में तैयार किया, ताकि भारत की रक्षा की जा सके, भारत के लोगों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो भारत के लोगों के संरक्षण के लिए इन्होंने क्या किया, सिखों ने अपनी एक अलग अपने आप को एक अलग बनाया। और बाद में धीरे धीरे, पहले तो इनका उद्देश्य यही था कि भारत को हमें क्या है, भारत के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना है और भारत की रक्षा करना है हमें। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, ये जो विचारधारा थी थोड़े दिन बाद हिंदुओं से धीरे धीरे अलग होती चली गई। फिर कुछ दिन बाद इनके विवाह वगैरह भी हिंदुओं से डिफरेंट होते चले गए। पहले सिख धर्म था वो क्या था, मिक्स था बिल्कुल, मतलब जो हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं वो बिल्कुल सिखों के थे। लेकिन धीरे धीरे आगे आगे क्या होता गया, उन्होंने अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके अलग होते गए। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिख धर्म की और हिंदू धर्म की मिलती हैं, क्योंकि जो सिख धर्म है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हिंदू धर्म से ही हुई है। ठीक है, और बौद्धों की भी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदू धर्म से, और जैनों की भी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदू धर्म से ही हुई है। आइए देखते हैं, ब्रिटिश शासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यवर्गीय चाहते थे कि सिविल सेवा होता है आईएएस का जो एग्जाम होता है ना, वो सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित कराई जाए। ठीक है, और वो ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जिनके पास क्या था, इतना पैसा नहीं था कि वो लंदन में जाके जो परीक्षा है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उसमें भाग ले सके। तो कई सारे बच्चे जो बहुत प्रतिभाशाली थे और जो निम्न वर्ग से आते थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लंदन में जाके और इस एग्जाम को दे सके, पास कर सके, तो इस वजह से वो क्या है, इस आईएएस के एग्जाम से, सिविल सेवा की परीक्षा से क्या है, वंचित रह जाते थे। तो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनकारी जो थे वो ये चाहते थे कि ये लंदन में भी हो और भारत में भी हो, ताकि जो भारत के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस परीक्षा में बैठ सके और इसको पास कर सके। और क्यों चाहते थे वो ऐसे, उनका मानना था कि वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों समूहों से लोगों को ब्रिटिश शासन में अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब उनका मानना ये था कि अगर ये जो परीक्षा है ये अगर अपने भारत में होगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या है, इस परीक्षा में भाग लेंगे। ठीक है, क्योंकि किराया इतना लगेगा नहीं, लंदन तक जाने में तो बहुत किराया लगता है ना। तो वो लोग चाहते थे कि भारत में हो, ताकि और लोग भी, सारे जितने भी बच्चे हैं इस लायक, आईएएस बनने के लायक, वो सभी की सभी परीक्षा दे सके। और अगर हमारे ही देश के बच्चे आईएएस बनेंगे तो हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में अच्छी सोच रखेंगे और भारत का विकास होगा, भारत के लोगों के लिए काम करेंगे। अगर ब्रिटिश के यहाँ के बच्चे आएंगे हमारे यहाँ, ठीक है, ब्रिटिश जो इंग्लैंड में पले बड़े हैं वो अगर आईएएस बन के हमारे भारत में आएंगे तो वो ज्यादा अच्छी तरह से भारतीयों के बारे में सोचेंगे, या भारत के ही लोग भारत के बारे में सोचेंगे, तो भारत के ही सोचेंगे ना, क्योंकि वो लैंग्वेज भी जानते हैं, वो समस्या भी जानते हैं कि क्या समस्या चल रही है भारत में। तो अच्छे से काम कौन करेंगे, जो भारत की भाषा जानते हैं, जो भारतीय हैं। ठीक है ना। आइए 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से, ये भी 8th क्लास एनसीईआरटी से आया है, कौन से या से कथन रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही है। ए, यह पंजाब और
देखिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि रॉयल सत्याग्रह क्या है। रॉयल सत्याग्रह ये है कि एक रॉयल एक्ट आया था 1919 में। तो उसमें क्या था कि बिना किसी कोर्ट में पेश किए किसी भी व्यक्ति को, है ना, बिना कारण जाने किसी भी व्यक्ति को, हम जिस व्यक्ति को इंग्लैंड के लोग जो भारत में शासन कर रहे हैं, वो लोग जिस आदमी को चाहेंगे उसको वो जेल में बंद कर सकते हैं, ठीक है। उनको पूरा अधिकार था कि बिना किसी भी उनको बताए गलत तरीके से क्या है उनको हम जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका था जो भारत में आंदोलन चल रहे थे ना उस समय, उनको कुचलने का, ठीक है। तो वो ये चाहते थे। तो इस कानून में क्या था, भारतीयों को बिना मुकदमा किए जेल में बंद कर सकते थे, है ना। तो इसको क्या बोला गया, काला कानून के नाम से भी संज्ञा दी गई इसको। और इसको बिना दलील और बिना अपील का कानून बोला गया। कि मतलब ये क्या बात हुई कि जिसको भी उनका अंग्रेजों का मन आएगा उसको उठा के जेल में डाल देंगे बिना किसी कारण दिए, ठीक है। कोई कारण तो होना चाहिए जेल में डालने का। वो क्या करते थे, जहां भी आंदोलन ज्यादा हो रहा है, ये नियम इसलिए बनाया था अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, कि जहां भी आंदोलनकारी ज्यादा जोर पकड़ेंगे वहीं से हम लोगों को उठाएंगे और जेल में बंद कर देंगे। तो क्या होगा, जो भारतीय आंदोलन कर रहे हैं आजादी के लिए, वो आंदोलन वहीं की वहीं दब जाएगा। उनका जो अंग्रेज थे उनका उद्देश्य ये था। लेकिन हमारे यहाँ के भारतीयों ने बहुत बड़ी संख्या में इसका विरोध किया, और जिसमें कई सारे ऐसे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपनी जो उपाधियां थी वो वापस कर दी, ठीक है। कि हमें नहीं चाहिए, इंग्लैंड ने उनको जो उपाधि दी थी उन्होंने बोल दिया हमें नहीं चाहिए आपकी उपाधि, आप हमारे भारत के लिए बहुत ही गलत नियम लेके आए हो, पहले इस नियम को वापस करो, उसके बाद ही हम आपकी उपाधियों को स्वीकार करेंगे। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं इसके बारे में। यह पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में हुआ था, जिसके कारण जलियांवाला बाग वाली नृशंसता हुई। देखो ये चीज तो सही है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाले बाग में जो सभा चल रही थी वो इसी की वजह से चल रही थी, है ना। रॉयल सत्याग्रह के बारे में ही मीटिंग चल रही थी कि ये जो रॉयल एक्ट है इसको कैसे वापस करा जाए, ठीक है। ये चीज सही है, लेकिन ये केवल पंजाब के आसपास के इलाकों की बात नहीं थी। ये कहा कि ये यूपी, पंजाब और उत्तराखंड भी पहले यूपी में ही था, पंजाब, हरियाणा, यूपी और आज का मान लीजिए बांग्लादेश, है ना, और हमारा बंगाल और उड़ीसा, मतलब ये पूरा ही उत्तर भारत था इसमें रॉयल सत्याग्रह में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी है हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट होकर भागीदारी की। तो हिंदू और मुस्लिम पूरी जो लड़ाई चली है, स्वतंत्रता संग्राम चली है, उसमें दोनों ही एकजुट थे। ये तो बहुत लगभग 1940 की बात है, जब हिंदू और मुस्लिमों में थोड़ा सा मतभेद हो गया था और ये पाकिस्तान की मांग उठी थी, है ना। ये लगभग 1940 की बात है। 1940 से पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाइयों की तरह आपस में एक दूसरे का साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। और बहुत सारे मुस्लिम भी थे, बहुत सारे हिंदू भी थे जो जेल में भी गए थे, और काफी साथ दिया था दोनों ने एक दूसरे का, और सभी धर्मों ने साथ दिया था। जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं सभी की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं अंग्रेजों से, वरना कहाँ हो पाता। अगर कोई एक समुदाय या एक जाति ही लड़े तो कैसे बन पाएगी बात, नहीं बन पाएगी। क्या पूरा भारत ये एकजुट होकर लड़ा, तब जाके हमें आजादी मिली है, इतना खून खराबे के बाद। अब देखते हैं तीसरा, यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता को नकारने के विरोध में था। देखो ये बात सही है, अभिव्यक्ति की आजादी कैसे समाप्त कर दी थी इस नियम में कि किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी हम उठा के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो क्या है, आजादी खत्म हो गई कि कोई भी व्यक्ति कहीं खड़े होके नहीं बोल सकता, है ना, कहीं आंदोलन नहीं कर सकता। क्या अभिव्यक्ति की इन्होंने आजादी छीन ली थी। डी है रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि इंग्लैंड द्वारा
रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, और जमनालाल बजाज जी जो थे उन्होंने भी अपनी उपाधि इनको वापस कर दी थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 43 का, वो होगा तीसरा, बी और सी और डी। नेक्स्ट देखते हैं 44, अभिकथन ए, स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर बल दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों में चली। देखो हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो आज भी क्या है, सरकारी दिशा निर्देशों से ही चलती है ना। जो पूरा कमान संभाली हुई है वो क्या है, भारत सरकार ने अपने हाथों में संभाली हुई है अर्थव्यवस्था की। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत ज्यादा गरीब थे हमारा देश। ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब था हमारा देश, क्योंकि ज्यादातर जो संसाधन थे वो इंग्लैंड वाले, जब उनको पता चला था कि हमें यहाँ से जाना ही है तो बहुत सारी चीजें वो अपने साथ ले गए थे। तो एक तरह से आप ये सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति आया और आपके घर से चोरी करके ले गया। अब जब वो सारी चीज चुरा के ले जाएगा, आपके पैसे, आपके संसाधन, आपके अनाज, सब कुछ वो ले जाएगा, तो आप तो गरीब हो ही जाओगे ना। तो वो वाला हिसाब था हमारे देश में। तो हमारे देश में क्या हुआ कि भारी उद्योगों पर और एक कृषि पर, दो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। कारण है, एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त करना था और तकनीकी और औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक लक्ष्य, महत्वपूर्ण लक्ष्य था। तो जो इसका सही आंसर है 44 का, वो है पहला, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, जब भारी भारी उद्योग लगेंगे, मतलब बड़ी बड़ी उद्योग लगेंगे, तो क्या उनमें काम करने के लिए श्रमिक चाहिए, तो बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी तो वो कम होगी, गरीबी दूर होगी। 45 है, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, वह कहलाते हैं, उनको बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में। ठीक है, तो आपको अगर डिटेल में एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे आकर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और मैं क्या करती हूँ, पहले चैप्टर पढ़ाती हूँ, कोई भी एक चैप्टर पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी का, सीरियल वाइज पढ़ा रही हूँ। तो अभी क्या है, 6th क्लास एनसीईआरटी चल रही है, मैं 8th क्लास एनसीईआरटी चल रही है। 6 और 7 की मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। मैं पहले चैप्टर कराती हूँ, उसके बाद क्या कराती हूँ, क्वेश्चन आंसर कराती हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड, है ना। मैं खुद ही चैप्टर पढ़ाती हूँ, थ्योरी पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाती हूँ। उसके बाद उसी थ्योरी से क्या है, क्वेश्चन आंसर उठा के बनाती हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम को फाइट करने में। क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें वो हमें याद नहीं रहती हैं, उन्हें याद करने के लिए क्या है, हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो आके आप विजिट कर सकते हैं, और इसी तरह के और क्वेश्चन पेपर के लिए और एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ओमतेश गुप्ता। प्लीज मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको मेरा समझाया हुआ समझ आता है या नहीं आता है। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।